सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 5 जून से लेकर 24 जून तक, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी अभी अन्य रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि जीके जीएस का क्वेश्चन आपको कहाँ से जो पूछा जा रहा है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का ये जो क्लास है अब लाइव हो चुका है। तो आप लोग दोस्तों कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव अटेंड करें और दोस्तों इस लाइव क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए 1 मिनट वेट कर ले रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे क्लास में जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोगों का जो है आरआरबी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों को सबको पता ही है। जो एग्ज़ाम ये कब से है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से होने वाला है। तो जिन लोगों का भी अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है तो ये दोस्तों वे लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको दोस्तों एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जीके और जीएस का क्वेश्चन कितना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों तो उसमें जीके जीएस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। यहाँ का इस बार का जो जीके जीएस है दोस्तों रेलवे थोड़ा हट के पूछ रहा है। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से इस वीडियो को जो है इस वीडियो को एनालिसिस करके आप अपने जीके जीएस को तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास में अब 2 लड़के जुड़ चुके हैं तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 6 जून का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 6 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का था क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ये आपका 6 जून का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और साथ में हम लोग 6 जून का थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका 6 जून का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है 7 अगस्त, तो उससे पहले हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आज मान के चलिए लगभग आपका 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सी जो रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण है। प्रासरण को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो रसोई का जो कौन सा प्रक्रिया है जो किसका उदाहरण है, ओस्मोसिस या प्रासरण का उदाहरण है। तो ओस्मोसिस या प्रासरण से रिलेटेड आप दोस्तों कई क्वेश्चन देखे होंगे। तो यहाँ पर ये रसोई से डायरेक्ट पूछ लिया कि हमारे घर में जो रसोई है उससे रिलेटेड जो है प्रासरण का विक्रिया कहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये दोस्तों सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम का डालना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। तो जब दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड है, लिक्विड में ही ज़्यादातर ओस्मोसिस का प्रोसेस देखते हैं हम लोग। तो ये पहला लिक्विड है। तो ये दोस्तों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो है लिक्विड का बहना, ही इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे ओस्मोसिस प्रोसेस या इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिंपल सा वर्ड, बस इतना याद रखिएगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ये मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कम पानी है। तो ये बहुत ज़्यादा वाला पानी क्या जाएगा दोस्तों, कम कम की तरफ जाएगा। तो यही जो प्रोसेस होता है क्या होता है, तो ओस्मोसिस प्रोसेस या प्रासरण प्रोसेस कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल के लिए आप याद रख लीजिए, किडनी वाला हमसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि किडनी में जो होता है दोस्तों, किडनी का जो जब हम लोग क्या करते हैं डायलिसिस करते हैं तो उस समय कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो किडनी के डायलिसिस में हम लोग ओस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी इससे जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको कई बार एग्जाम्पल में ये पूछ लिया जाता है कि ये मान लीजिए किशमिश रखा हुआ है। ठीक है, किशमिश को जब हम कोई बड़े बर्तन में, पानी भरे हुए बर्तन में रख देते हैं तो ये किशमिश क्या होता है, कुछ देर के बाद फूल जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो ये भी आपका ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके अलावा एक और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो अधिकतर जो है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो जड़ से जो है दोस्तों, जड़ से पानियों का जो है परिवहन होना पत्तियों तक। ठीक है, जड़ से पानी का परिवहन हो रहा है कहाँ, पत्तियों तक। तो जड़ से जो है पानियों का परिवहन पत्तियों तक जो होता है दोस्तों, तो वो भी किस प्रोसेस से होता है, तो ये भी दोस्तों आपका इसमें भी आपका ओस्मोसिस प्रोसेस ही लगता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपका दोस्तों
कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे आप भी ध्यान में रखेंगे। ये 3 एग्जाम्पल कौन कौन है? सबसे पहले किडनी का डायलिसिस में कौन सा जो है प्रोसेस यूज होता है? तो किडनी के डायलिसिस में आपका ऑस्मोसिस या परासरण यूज होता है। जब कोई सूखे किशमिश को हम लोग बड़े बड़े बर्तन, पानी भरे बर्तन में रख देते हैं, तो किशमिश का फूल जाना ये भी किस प्रोसेस से होता है? तो ये भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। जड़ से जो है पानी का पत्तियों तक पहुंचना, तो ये भी कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों? तो इसमें भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस क्या है? कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर लिक्विड का जाना। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ये तीन जो एग्जाम्पल है उसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, ये जो आपका कौन सा क्षेत्र है? अधिसूचित क्षेत्र समिति। ठीक है, इस समिति का जो है भारत में जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये जो समिति क्या करता है दोस्तों? वैसे शहर को विकास की ओर बढ़ाता है। ठीक है, वैसे शहर को जो है विकासशील करता है, जिसे हम लोग जो है नगर पालिका का दर्जा दिलाना रहता है। जिसे क्या करना रहता है? नगर पालिका का दर्जा दिलाना रहता है। तो वैसे शहरों को ये विकासशील बनाने का प्रबंध करता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्य क्या है? तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, आने वाले जो है एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, आरएनए में जो है ये क्या हो जाता है? थायमिन के जगह हम लोग किसका यूज करते हैं? तो यूरेसिल का यूज करते हैं। ठीक है, आरएनए में थायमिन के जगह किसका यूज होता है? यूरेसिल का यूज होता है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि दोस्तों यूरेसिल का जो संश्लेषण है ऊर्जा की दृष्टि से सबसे जो है ईजी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आरएनए में जो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों यूरेसिल का जो संश्लेषण है ऊर्जा की दृष्टि से काफ़ी इजी होता है और सस्ता भी होता है। इसलिए जो है आरएनए में जो है थायमिन की जगह क्या यूज होता है? यूरेसिल यूज होता है। ये दोस्तों आपका बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार जो आप देखेंगे कि एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा हुआ, बस 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका कंप्यूटर का इस बार वेटेज बढ़ा दिया गया था। तो आप लोग जो भी जो है अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अपने कंप्यूटर को भी थोड़ा सा ध्यान में जरूर रख के पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी जीविका खेती सब्सिस्टेंस फार्मिंग की विशेषता नहीं है? जीविका खेती का यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खेती से भी रिलेटेड दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखा गया। 5 जून का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा था। अभी 6 जून का भी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा हुआ है, यहाँ पर भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी खेती के टाइप हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसे आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? तो ये दोस्तों जीविका खेती की विशेषता नहीं है। तो इसमें पारिवारिक श्रम का जो है उपयोग किया जाता है, मैनुअल कृषि पद्धति है, आप पारंपरिक जो है बीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है जीविका खेती की विशेषता होती है। इसका विशेषता क्या नहीं हो जाएगा? तो इसका विशेषता नहीं हो जाएगा दोस्तों उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये जो आपका मॉडर्न फार्मिंग होता है वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? ठीक है, तो भारत में कौन सा जो है आपका भूजल पर आधारित सिंचाई स्रोत है? तो भूजल से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? खुला कुआं हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कृषि से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन बन गया है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा जो है भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो ये खुला कुआं हो जाएगा। खुला कुआं और नदी नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे भारत के किस राज्य में होता है? तो यूपी में होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। खुला कुआं और नदी नहर के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है ये कौन से राज्य में होता है? तो ये यूपी में होता है। और तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होता है दोस्तों? तो तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई आपको देखने को मिलेगा ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, उसके बाद उड़ीसा में तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। बाकी जो खुले कुआं और
नदी नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में होता है, उसके बाद आपका राजस्थान में है दोस्तों, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में। तो इन राज्यों में आपका खुला कुआं नदी नहर जो है काफ़ी प्रचलित है सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2000 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है दोस्तों, तो डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, याद रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज था इस बार, तो ये करंट अफेयर का था। ठीक है, करंट अफेयर का आपका 40 में मान के चलिए आपका 14 से 15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से ही था, बाकी सारे कंप्यूटर हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलाकर आपका 24 से 25 क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थ में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो नींबू हो गया, सिरका हो गया, दही हो गया, इन सभी में जो खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो ये आपका एसिड हो जाएगा यानी अम्ल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम का मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं दोस्तों, तो उस समय हम लोग एक साथ कई एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो उस समय रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उस समय जो रैम का मुख्य कार्य क्या होता है कि टास्क के बीच तेजी से स्विचिंग को एनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देश जो है, निर्देश को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन को जो है टेम्पोररी रूप से रखता है। ठीक है, तो जितने भी आपका प्रोग्राम डेटा हो गया और जो भी इंस्ट्रक्शन है, ये सभी क्या है, टेम्पोररी रूप से कहाँ पर रहते हैं, तो ये आपका रैम में रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम टास्क को तेजी से स्विचिंग करते हैं, मतलब एक के एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में तेजी से जाते हैं, तो उस समय ये क्या करता है, जितना भी डेटा है और इंस्ट्रक्शन है, ताकि हम जो है फास्टली एक जगह से दूसरे जगह आसानी से स्विच हो सके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक भी जरूर करते चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो भारत में जो है दोस्तों 10,000 से अधिक और 5,000 से अधिक जो आबादी वाला शहर है, इसे हम लोग श्रेणी 5 के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित हुआ। क्वेश्चन और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी जो है अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव को पारित किया गया था। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे या चुनी गई थी। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो मार्च 2025 में दिल्ली का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें कौन सा पार्टी जीता था, बीजेपी। और वो यहाँ का जो सीएम बनी थी वो कौन बनी थी, तो रेखा गुप्ता। और ये इनका निर्वाचन आपका शालीमार बाग था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा विधानसभा जो है दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री कौन बनी, रेखा गुप्ता। शालीमार बाग इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 3-4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। तो मई 2025 में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया, तो ये नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया। यानी जहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है। ठीक है, तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है, तो सभी पात्र ग्राम निवासियों का विचार विमर्श का सभा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सभी
पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श की एक सभा होती है। ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद किस में है दोस्तों? तो ग्राम सभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 40 में, यानी आर्टिकल 40 में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास का सही युग्म को चुनाव करिए। ठीक है, तो 2024 का बुकर जो है पुरस्कार ये किन्हें मिला था? तो ये दोस्तों 2024 का जो बुकर प्राइज है ये समांता हार्वे को मिला था, और उनकी जो है पुस्तक या उपन्यास का नाम क्या था? तो ऑर्बिटल जो है इनकी पुस्तक या उपन्यास मिला था समांता हार्वे को। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। एयरटेल का टू अफ्रीका पर्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है? तो 100 टेराबाइट प्रति सेकंड से अधिक जो है ये बैंडविड्थ को जोड़ता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एयरटेल का टू अफ्रीका पल्स 2025 का अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को जोड़ता है? तो 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक को। अगला क्वेश्चन आपका 37 है। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का अर्थ क्या है? तो OCI का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ, ऑप्शन 2 बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का फुल फॉर्म क्या है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। भारतीय नागरिकता का वर्णन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो भारतीय नागरिकता का जो वर्णन है ये आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, अब भारत कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 5 से 11, यानी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। MS पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन Ctrl+H का उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्द को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट को नहीं? तो ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? जो MS पावर पॉइंट में हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+H। और ये शॉर्टकट की से रिलेटेड दोस्तों आपका जो है पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रिप्लेस के लिए जो है शॉर्टकट की याद रखिएगा, रिप्लेस। इसका उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्द को, यानी आप कोई शब्द को चेंज कर रहे हैं तो पूरे शब्द को, जैसे आप ये RMA लिखा गया है, ठीक है, आपको इसको यहाँ पर R के जगह M के जगह A करना है, और A के जगह M करना है। तो ये इस तरह से रिप्लेसमेंट का नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे शब्द को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ये कहाँ पर, ये जो है जो फंक्शन है ये किस में होता है दोस्तों? तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो ये अभी देखिए ऊपर में अधिसूचित क्षेत्र से पूछित में कौन सा जो शहरी स्थानीय सरकारी निकाय था वो 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? तो ये अधिसूचित क्षेत्र समिति को, यानी जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। प्लास्टिक प्रदूषण पर समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहाँ आयोजित होने वाला है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये आपका करंट से MS वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल+ टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि MS वर्ड में जो है माउस से हम लोग जो टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं और कंट्रोल+ टेक्स्ट ड्रैग करने का जो अंतर पूछ रहा है। तो ड्रैग करने से क्या होता है? टेक्स्ट मूव होता है, और कंट्रोल+ ड्रैग करने से कॉपी बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो आपका माउस से अगर हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो रहा है? तो माउस से ड्रैग करने पर आपका जो है माउस से ड्रैग करने पर टेक्स्ट मूव होता है, जबकि जो है कंट्रोल+ ड्रैग करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक मिनट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी जो है थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? तो ये दोस्तों विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2 बन जाएगा। बाकी जो थार रेगिस्तान के आसपास आपका अरावली पर्वत देखने को मिल जाएगा, कच्छ का रण भी मिल जाएगा, सिंधु नदी का मैदान भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो थार रेगिस्तान के आसपास जो है ये विंध्य की पहाड़ियाँ आपको नहीं मिलेगा। विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका ये वाला क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये आपको विंध्य की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो सड़क मंत्रालय के द्वारा जो ये प्रस्तावित है एक राष्ट्र एक परमिट का इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। यानी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये आपका दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए जो है परिवहन को ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो शक राजा को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये किससे विवाह कर लिया था दोस्तों? तो कुबेर नागा से। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार ग्रेजुएशन के एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए पे आप डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में कौन सी एग्रीगेट की मूलभूत रजिस्ट्री है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा 2024 में शुरू किया गया डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो है एग्री स्टैक का मूलभूत रजिस्ट्री है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो किसानों की रजिस्ट्री हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस, ये आपका गलत हो जाएगा। और क्रॉप जोन रजिस्ट्री, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो एक एग्री स्टैक का मूलभूत रजिस्ट्री में कौन कौन आ जाएगा दोस्तों? तो किसानों की रजिस्ट्री आ जाएगा और क्रॉप स्नो रजिस्ट्री आ जाएगा। यानी जहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो ये आपका कौन किससे रिलेटेड है? तो पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गति शक्ति से आपका नाम ही से ही पता चला, परिवहन और लॉजिस्टिक जो है उसमें सुधार करना, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो परिवहन और जो है आपका लॉजिस्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसमें सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? तो ये जो है किस भारतीय अंग्रेजी कवि के द्वारा, ठीक है। तो इनका नाम क्या था? तो एक के रामानुजन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट बन जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर है। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से जो है दोस्तों कौन सा आंदोलन या विचार रिलेटेड है? तो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। यानी जहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 है। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? तो जब भी आप दोस्तों ये शॉर्टकट की यूज करिएगा अल्ट प्लस टैब, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन एप्लीकेशन के बीच जो है आपका स्विच हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप अल्ट प्लस टैब दबाइएगा तो दो एप्लीकेशन के बीच में ये आपका स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ओपन एप्लीकेशन के बीच में जो है स्विच करना।
तो आपका दोस्तों जितना भी आपका शॉर्टकट की है तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की चीज भी आपका जो है कंप्यूटर में क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष, ये तो आपका है रीजनिंग से रिलेटेड है, रैंकिंग का। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर से है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें। यदि कोई ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि क्या हो रहा है। यदि कोई यूजर है किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना एक स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक जो है नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है तो सबसे संभावित परिणाम जो है या रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो या इंडिकेट करेगा कि जो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, जब भी हम जो है नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करेगा, एक एरर को रिटर्न करेगा जिसमें यह इंडिकेट करेगा कि जो आपका डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखते हैं। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा शूटिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निज़िम एजिकिल, ठीक है, निज़िम एजिकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सब, इनका नाम क्या है, निज़िम एजिकिल। तो इनका जो है इनके इनके पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या था, तो ए टाइम ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निज़िम एजिकेल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या था, तो अ टाइम ऑफ चेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है। तो आपका जो ये निःशुल्क कानूनी सहायता है दोस्तों, ये किस भाग का हिस्सा है, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है ये भाग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा निःशुल्क कानूनी सहायता जो है भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों ये 51 तक है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है, और इसी में जो है आपका निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल के अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था। तो गुप्त उत्तर काल मतलब गुप्ता के बाद वाला जो काल आता है, तो उसमें अग्रहार भूमि का जो प्रशासन ये किसके द्वारा किया जाता था, ये ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था, तो ये ब्राह्मणों के द्वारा जो है इसका प्रशासन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन पेश किया गया था। ये दोस्तों आपका दो बार रिपीट हो गया, ये आपका 5 तारीख के वाला एग्जाम में भी पूछा गया था। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में कौन सा जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया, तो वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। साथ में इसमें दोस्तों एक जो है किसको, तो गैर मुस्लिम सदस्य को भी रखने का बात किया गया है। और वक्फ अधिनियम कब का है दोस्तों, तो ये आपका 1992 का है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नियुक्त किया गया है। तो नवंबर 2024 में जो है भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ भारत के जो है क्या किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 क्वेश्चन। निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत का विनिर्माण डिजाइन नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल की शुरुआत की गई थी? ठीक है, 2014 से रिलेटेड जो है योजना है उससे पूछा गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों? निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा का निर्माण करने और भारत का विनिर्माण डिजाइन और नवाचार को केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को जो स्टार्ट किया गया पहल था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों मेक इन इंडिया। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो बंगाल विभाजन का विरोध में और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए जो है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया जाता है? तो वर्ष 1905 में। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? ठीक है, तो दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश का जो है ऐतिहासिक यात्रा किए हैं? तो ये हो जाएगा कुवैत। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 15-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का अनुमान है? ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है 15-16 और 2019 से लेकर 21 के बीच में जो कितने भारत के कितने व्यक्तियों को जो गरीबी से बाहर निकालने का अनुमान लगाया गया है? तो लगभग आपका 13.5 करोड़। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो है अब हमारा जो है जो 6 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का है ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 6 तारीख का थर्ड शिफ्ट की तरफ। तो ये हो गया दोस्तों आपका 6 तारीख का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो आपका 4:30 से लेकर 6 बजे तक का एग्जाम इसका हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दोस्तों, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के जो प्रसिद्ध शासक थे मिहिर भोज, उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आदि वराह। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक जो है मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदि वराह। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो विक्रमादित्य का उपाधि किसके द्वारा जो है धारण किया गया था। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव जागीर को सफलता पूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया। तो झारखंड के अधिकारियों ने जो है दोस्तों कौन से जो है टाइगर रिजर्व को है को इसको ट्रांसफर कर दिया? तो ये कौन सा हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का जो है? तो जो भी आपका मॉडर्न सीपीयू जो होता है तो उसमें एक साथ कई इंस्ट्रक्शन को जो है निष्पादित या उसको प्रोसेस करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पाइपलाइनिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक साथ कई जो है इंस्ट्रक्शन को जो है कार्य करने के लिए वर्क करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पाइपलाइनिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या बोल रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11, श्रम ब्यूरो के द्वारा आयोजित छठा वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में जो पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? ठीक है, तो श्रम
ब्यूरो के द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में जो भारत में जो पुरुषों की श्रम बल भागीदारी कितनी है, तो भारत में जो पुरुषों की जो है श्रम बल भागीदारी ये आपका 76.4% है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4 बन जाएगा, है ना। याद रखिएगा जो भारत में पुरुष की जो श्रम बल क्षमता कितनी है, तो 76.4% है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देश में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना है। तो ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देशों में केंद्रीय बैंक का होल्डिंग का हिस्सा कितना परसेंट है, तो ये आपका 19% है। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट्स 2024 ने अपने दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ाया, तो ये चिकित्सा उपकरण निर्माताओं को जो है ये बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1 बन जाएगा। ठीक है, तो सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2024 ने जो है देशों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बढ़ाया, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो चिकित्सा उपकरण के निर्माताओं में जो है ये अपना क्षेत्र को बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो दोस्तों आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस अनुच्छेद का यूज करके जो है रीट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 का। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब भी हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का जो है हनन होगा, तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 का यूज करके जो है रीट जारी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट का बात करें दोस्तों, तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद का यूज करेगा, तो हाई कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 226 का यूज करेगा। ठीक है, जब भी हमारा जो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट रीट करता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 32। और वहीं अगर हाई कोर्ट का बात करें, तो हाई कोर्ट जो है रीट जारी करेगा वो अनुच्छेद 226 का यूज करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एमिली हेनरी के उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवन लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है का नाम क्या है। ठीक है, तो एमिली एमिली हेन ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर कौन कर्व है, कौन सा जो कर्व है जो जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच जो है जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच के आय के वितरण के असमानता को बताता है, तो ये लॉरेंस जो है वक्र हो जाएगा, लॉरेंस वक्र या लॉरेंस कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आपसे कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका मेनली दोस्तों व्यक्तियों के बीच आय का जो वितरण है उसकी असमानता को कौन सा कर्व बताता है, तो लॉरेंस कर्व जो है ये बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, लोक अदालत की कार्यवाही डैश होती है, तो ये समन्वयात्मक होती है। ठीक है, तो लोक अदालत की जो कार्यवाही होती है वो कैसी होती है, कॉन्सिलेटरी होती है। ठीक है, ऑप्शन जो 1 है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो बन जाएगा आपका जूल बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। उसके अलावा केल्विन किसका हो जाएगा, तो ये आपका टेम्परेचर का, न्यूटन आ जाएगा फोर्स का, वाट किसका हो जाएगा, तो वाट आपका शक्ति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये इनका नाम है चमन अरोड़ा। ठीक का कौन सा, तो सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, तो हमारे जो देश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है किसके माध्यम से होता है, तो हमारे देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है ये ट्यूबवेल और नहरों के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ट्यूबवेल और नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई वो कहाँ पर होता है, तो ट्यूबवेल और नहरों के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है दोस्तों ये यूपी में होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ट्यूबवेल और नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है कहाँ पर, तो ये आपका यूपी में। और जो सबसे ज़्यादा भारत में जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का योगदान करता किसका है, तो ये आपका ट्यूबवेल और नहर के द्वारा ही जो है हमारे देश में सबसे प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल ओ से जो आपका ऑलरेडी जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे ओपन के लिए, और कंट्रोल एन से आपका न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पोलीग्रस ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेज ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। तो ये दोस्तों इनका नाम क्या है, पोलीगर्स। तो ये किस प्रेसिडेंसी में थे, तो ये आपका मद्रास के प्रेसिडेंसी में थे। हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। तो पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया और जब अंग्रेज उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे थे। तो पोलीगर्स ये किस प्रेसिडेंसी में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पर हमारा करी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, भारत के कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा जनजाति है दोस्तों, कोन्याक जनजाति। तो ये आपका कहाँ पर, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यों में ये जो है आपका कोन्याक जनजाति पाया जाता है, यानी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का जो कोन्याक जनजाति ये कहाँ पर, तो मुख्य रूप से ये आपका नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके अलावा आप लेमचा भी याद रखिए दोस्तों। लेमचा जो है आपका किस राज्य से रिलेटेड है, तो लेमचा जनजाति आपका सिक्किम राज्य से रिलेटेड है। तो ये भी आपका लेमचा वाला भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। वैश्विक के मूल श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों, तो इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, ऑटोमोटिव उद्योग में जो है बढ़ावा देना। तो वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीति को प्रस्तावित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उत्तर क्यों नहीं, ये तो आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। CH3COOH की विलेयता को डैश के कारण कम हो जाती है। तो दोस्तों ये जब CH3CONA की उपस्थिति में CH3COH की जो विलेयता ये किसके कारण कम हो जाती है, तो सम आयन, यानी जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 बन जाएगा। ठीक है, तो CH3CON की उपस्थिति में CH3COH की जो है विलेयता ये किसके कारण जो है इसका इफेक्ट कम होने लगता है, तो इसमें जो है सम आयन का प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कुर्रेतुएलेन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो क्वेश्चन के लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो भील जो विद्रोह है दोस्तों ये किस वर्ष होता है, तो 1818 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडर के नेतृत्व में भील विद्रोह जो है ये किस वर्ष प्रारंभ होता है, तो ये आपका 1818 ईस्वी में जो है ये विद्रोह प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखी है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये जो पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल के उस सीरियल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से जो है डिलीट कर देता है। तो जब भी कोई परमानेंटली डिलीट करना चाहे तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हम कोई भी शॉर्टकट पर हम लोग जो है जिस कोई फाइल पर हम लोग परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करेंगे। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? तो उत्तर के मैदान का जो है दोस्तों पुराना जो जलोढ़ से बना होता है उसे हम लोग कहते हैं भागर। ठीक है, भांगर। ठीक है, तो ये जो पुराने जलोढ़ से बने हुए जो उत्तर मैदान के क्षेत्र उसे हम जो है नए जलोढ़ से बना होता है उसे हम लोग भांगर या जो है ये इसे हम लोग खादर कहेंगे। ठीक है, तो ये नया वाला जो जलोढ़ से बना होगा, नए जलोढ़ मृदा से जो बना होगा उसे हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुराने जलोढ़ से बना होता है उसे हम लोग भांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के गहन अन्वेषण करता है? तो ये दोस्तों आपका जो अभिधम पिटक है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका बौद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। और इसमें दोस्तों किसका जो है गहन अन्वेषण किया जाता है? तो आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के बारे में इसमें बताया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभिधम पिटक में मेनली किसके बारे में जो है गहन अन्वेषण किया गया है? तो आचार, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को और अभिधम